तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जा रहे हैं बात करने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, और मेनली हम लोग इसमें बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जो कि आपका आर्टिकल 12 से लेकर 18 के बीच में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट होता क्या है। फंडामेंटल राइट बहुत असेंशियल राइट होता है, बहुत बेसिक राइट होता है, जो एक देश में जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझे? जैसे मान के चलो कोई आदमी है, ठीक है, अब सरकार जब चाहे उसको डिटेन कर ले, जेल में डाल दे। समझे? तो फिर इसका मतलब उस देश में क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसे कि आपका क्या नॉर्थ कोरिया में किम जोन है, वो क्या, जो जब चाहे किसी को जेल में डाल दे, वो अपना मनमानी करे। तो वो क्या, वहां पे क्या आप कह सकते हैं कि वहां बेसिक राइट नहीं है। जो कि इंडिया में हम लोग का डेमोक्रेसी तो बेसिक राइट है, कुछ अधिकार है जो कि जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो होता है ना फंडामेंटल राइट, हमेशा एक व्यक्ति को मिलता है, ये कोई कंपनी या गवर्नमेंट को नहीं मिलता। समझे? कि कुछ एक इंसान के जो कुछ अधिकार होते हैं। जैसे नहीं, फंडामेंटल राइट में आपका आता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाना चाहते हैं, कि मतलब गवर्नमेंट ढंग से काम परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। यही आप नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के अगेंस्ट बोल के देखिए, फिर आपका क्या हाल होता है आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल राइट है, ये हमेशा किसको, एक इंसान को मिलता है, ना कि कोई कंपनी या गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है। अब देखिए, जो ये फंडामेंटल राइट होता है ना, ये लीगल राइट से अलग होता है। लीगल राइट मतलब जो गवर्नमेंट कभी भी आपसे छीन सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट आपसे कभी भी गवर्नमेंट छीन नहीं सकता है। ठीक है। जैसे मान के चलिए, जो आपका राइट टू मतलब नहीं, प्रॉपर्टी है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, वो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट उसको चेंज करके, पार्लियामेंट चेंज करके उसको लीगल राइट बना दिया। लीगल राइट मतलब कि मान के चलिए, अगर एक जमीन है, वहां से सरकार चाहती है ट्रेन निकालना, समझे, तो वहां पे आपका जमीन पड़ रहा है, तो अब सरकार छीन सकती है उसको। क्यों? आपका जमीन को, क्योंकि वो आपका लीगल राइट है। समझे? आपको कुछ पैसा देके वो ले लेगी वो जमीन। लेकिन वही अगर आपका ये रहता फंडामेंटल राइट, नहीं राइट टू प्रॉपर्टी, तो वो जमीन नहीं छीन पाती। तो देखिए, ये जो होता है ना फंडामेंटल राइट, हमेशा आपको बचाता। समझे? ये किससे, पब्लिक से और गवर्नमेंट से। ना ही कोई आपका पब्लिक छीन सकता है आपका फंडामेंटल राइट, नहीं सरकार छीन सकती है। ठीक है। अब देखिए, इंडिया में जो फंडामेंटल राइट है ना, ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है। ठीक है। आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में। अब देखिए, हम लोग अब ये फंडामेंटल राइट को लिए कहाँ से, यूएसए से लिए, अमेरिका से लिए। अब देखिए, बहुत सारे कंट्री में होते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है। तो जैसे यूके में ना, इंग्लैंड में जो आपका फंडामेंटल राइट है ना, उसको वहां मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये जो मैग्ना कार्टा है ना, ये आपका फ्रेंच वर्ड है। ठीक है। मैग्ना कार्टा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है ये, आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है। अब देखिए, जो आपका फंडामेंटल राइट होता है ना, ये छीना भी जा सकता है आपसे, सस्पेंड किया जा सकता है। कब? इमरजेंसी का सिचुएशन हो जाए। इमरजेंसी का सिचुएशन मतलब अगर मान चलिए वार का सिचुएशन या कोविड 19 का सिचुएशन था, समझे, तो उस समय चाहती ना सरकार, तो आपसे छीन सकती थी आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मतलब कि नहीं, अब आप घर के अंदर ही रहेंगे, अभी नहीं निकल सकते, निकलिएगा तो कोविड फैल जाएगा, इसलिए। समझे? तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट आपका सस्पेंड किया जा सकता है टेम्पररी पर्पस के लिए, लेकिन इसके लिए किसका सहमति चाहिए आपको? प्रेसिडेंट का। तो ये टेम्पररी पर्पस के लिए प्रेसिडेंट का सहमति चाहिए, तो वो आपका सस्पेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट। लेकिन देखिए, अगर आपको फंडामेंटल राइट को पूरा खत्म ही कर देना है, समझे, जैसे कैसे आप ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिए, तो उसका अधिकार पार्लियामेंट हुआ। समझे? कि अगर आप कोई फंडामेंटल राइट को एबॉलिश करना चाहते हैं, प्रोहिबिट करना चाहते हैं, पूरे ही तरीके से खत्म करना चाहते हैं, तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो समझे, परमानेंटली अगर आपको हटाना है फंडामेंटल राइट को परमानेंटली, तो आपके पास पार्लियामेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। अब देखिए, मान के चलो कोई व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा होगा, नहीं समझे, अगर कोई उसका फंडामेंटल राइट छीन लिया या कुछ वैसा हो गया सिनेरियो, तो फिर वो आदमी कहाँ जाएगा? वो आदमी जाएगा अपना फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए, कहा हाई कोर्ट जा सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। आपका जो फंडामेंटल राइट होता है ना, वो इनफोर्शिएबल होता है। इनफोर्शिएबल मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो आप उसका प्रोटेक्शन के लिए आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब जो भी व्यक्ति या गवर्नमेंट या जो भी पॉलिटिशियन अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेट किया होगा, समझे, उसका उल्लंघन किया होगा, तोड़ा होगा, तो उसको पनिश करेगा आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो इसमें क्या पढ़े हम लोग? फंडामेंटल राइट ये हमेशा अधिकार एक आदमी के पास होता है, ना ही कंपनी या गवर्नमेंट के पास होता है। ये लीगल राइट से अलग होता है। समझे? ये आपको बचाता है पब्लिक और गवर्नमेंट से। ये आपका पार्ट 3 में मेंशन है। और जो देखिए, आपका जो फंडामेंटल राइट है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन वो
नहीं, टेम्पररी अगर सस्पेंड करना है तो उसका पावर प्रेसिडेंट के पास है, और परमानेंटली उसको हटाना है तो वो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और अपना आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 21 क्या है। तो देखिए आर्टिकल 21 स्टेट के बारे में बात करता है। स्टेट मतलब वो नहीं कि गुजरात राजस्थान ये सब। स्टेट मतलब यहाँ पे आ जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब जैसे म्यूनसिपैलिटी या पंचायत, ये सब कैसे हो गया? सरपंच ये लोग आ गए, ठीक है। तो क्या होते, ये क्यों होते हैं, इन लोगों को स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के पास पावर होता है रूल रेगुलेशन बनाने का, समझे? पावर होता है, राइट होता है कि नहीं, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्या बोलते हैं, नियम कानून बनाने का। इसलिए इन लोगों को स्टेट कहा जाता है। तो स्टेट क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके पास पावर होता है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कानून बना सके, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाते हैं आर्टिकल 13 में कि आर्टिकल 13 क्या हो गया। ये देखिए आर्टिकल 13 क्या करता है ना, कि अभी यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया तो इसके पहले भी कुछ नियम कानून होंगे, इसके बाद भी कुछ नियम कानून होंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट में आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? आपका फंडामेंटल राइट मेंशन, जो कि आपका नहीं बेसिक राइट्स मेंशन है। अगर मान चलिए कोई पीछे के कानून है या जो फ्यूचर में कोई कानून ऐसा बनने वाले जो आपका वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, समझे? मतलब जो डेरोगेटरी है और इनकंसिस्टेंट है। मतलब डेरोगेटरी मतलब नहीं खराब है, मतलब बोलते हैं ना कि तुमने मेरे को डेरोगेटरी वर्ड बोल दिया, कि खराब वर्ड बोल दिया, जो कि उसके अनुसार नहीं, इनकंसिस्टेंट है, समझे? उसके अनुसार नहीं, फंडामेंटल राइट के अनुसार नहीं है वो लॉ, चाहे वो पास्ट का कोई लॉ हो या प्रेजेंट का लॉ, मतलब फ्यूचर का लॉ हो। तो उसको क्या कर सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि उसको नल एंड वॉइड कर दे, समझे? उस एरिया को हटा दे आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। बोला ना कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का पावर किसके पास रहता है? अमेंडमेंट मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ सुधार करना है, तो वो पावर तो रहता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आपके पास, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो पार्लियामेंट हो सकता है कल होके कुछ ऐसा नियम कानून बनाए। मैं बोला ना कि पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो आपका छीन सकता है फंडामेंटल राइट, तो कल जानबूझ के वो छीन ले आपका फंडामेंटल राइट, तो उस समय कौन इंटरवीन करेगा? बीच में कौन आएगा उस समय? बीच में आएगा क्या बोलते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट, और बोलेगा कि आप कैसे ये छीन सकते हैं बेमतलब का। तो उसी पावर को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, समझे? तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कोई नियम कानून, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, तो इसके पहले और बाद में भी कुछ नियम कानून होंगे जो इसके अनुसार नहीं होंगे, फंडामेंटल राइट के अनुसार नहीं होंगे, समझे? तो उसको क्या नल एंड वॉइड कर सकता है। नल एंड वॉइड मतलब उसको हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है जुडिशियल रिव्यू का, समझे? तो देखिए इसलिए ना हमेशा लड़ाई होते रहता है कि यार कौन है सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है कि पार्लियामेंट आपका ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आपका नहीं अमेंडमेंट कर सकता है, सुधार कर सकता है आपका क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है कि अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा आपका पार्लियामेंट तो बाद में नहीं जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू मतलब उसको देख रहा है, समझे? कि कुछ गलत काम तो नहीं ना कर रहा है पार्लियामेंट, अपना मनमानी तो नहीं ना कर रहा है, ठीक है। तो उस अनुसार वो देखता है और देखता है कि पार्लियामेंट मतलब अपने दायरे के बाहर तो निकल के काम नहीं ना कर रहा है। तो इसलिए हमेशा इन दोनों के बीच में बैलेंस्ड मेंटेन रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि आर्टिकल 14 क्या है। तो देखिए आर्टिकल 14 आपका बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ना, इसका मतलब हो गया ना कि हर आदमी को क्या बोलते हैं सरकार एक नजर से देखेगा, मतलब एक नजर से ट्रीट करेगा, एक जैसा ट्रीट करेगा। चाहे आप गरीब हो अमीर हो, आप काले हो गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान चलिए अगर सरकार किसी पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, समझे? तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, चाहे आपके पास रिसोर्स कोई अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज्यादा मेहनत किए हो कम मेहनत किए हो। तो उसको क्या कहा जाता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब अगर कोई आदमी कोई गलत काम किया, समझे? तो उसको चाहे आप अमीर हो गरीब हो, आपको बराबर, मतलब अमीर आदमी को जितना सजा मिलेगा उतना गरीब आदमी को भी उतना ही सजा मिलेगा। ये हो गया आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि आपका यूके में फॉलो होता है। पर यूएसए में ना थोड़ा डिफरेंट फॉलो होता है। यूएसए में हम लोग फॉलो करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब ना कि देखिए अब इंडिया में ये जो अमेरिका में ना आपका दो तरह का रेसेस रहते हैं। दो तरह का रेसेस मतलब दो कलर के लोग रहते हैं मेनली। कुछ लोगों का रंग काला है और वहां कुछ लोगों का रंग गोरा है। तो पास्ट में क्या होता है ना, जो गोरे लोग थे ना वो दबा के रखे थे, सप्रेस्ड किए थे, एक्सप्लॉइटेशन किए थे गोरे ये काले लोग के, समझे? तो उसके कारण ना क्या हुआ कि ये लोग बहुत आगे बढ़ गए, इनके पास ज्यादा रिसोर्स आ गया, ये गोरे के पास, और कालों के पास रिसोर्सेस कम रह गई, समझे? तो इसलिए अब
अब जो लोग पीछे रह गए, जो ब्लैक पीपल, उनको लेबल में लाना है, व्हाइट पीपल लोग के लेबल में लाना है। इसलिए क्या करती है ना वहां की सरकार, कुछ बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट अब प्रोवाइड करती है किन लोगों को, ब्लैक पीपल को, कि नहीं वो अब व्हाइट के लेवल में आ जाए। तो यहाँ वहां पे अब क्या फॉलो हो रहा है यूएसए में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मान चलिए वहां पे अगर रिसोर्स किसी के पास कम है तो वहां पे इक्विटी का कॉन्सेप्ट आता है, इक्वालिटी का नहीं। इक्वालिटी मतलब आप बराबर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, नहीं यूके के केस में, पर यूएसए के केस में इक्विटी का हम लोग बात करें। इक्विटी मतलब कि अगर मान के चलिए किसी के पास कोई ज्यादा भूखा है तो उसको आप ज्यादा रोटी दे रहे हो, कोई कम भूखा है तो उसको कम रोटी दे रहे हैं। पर यूके के केस में आप क्या कर रहे थे, अगर कोई ज्यादा भूखा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई कम भूखा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों को आप दो दो रोटी दे रहे हैं, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो देखिए अब बहुत लोग बोलते हैं ना कि अब इसमें आप क्या कर रहे हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आप क्लासिफाई कर रहे हैं, नहीं कि ब्लैक को एक ग्रुप ले लिया, व्हाइट को एक ग्रुप में ले लिए, और फिर क्या डिफरेंसेस के आधार पे आप क्लासिफाई करें और उस आधार पे आप दे दिए क्या बोलते हैं, बेनिफिट, जो पिछड़ा ग्रुप था। जैसे व्हाइट या आपके ब्लैक पिछड़े थे तो उनको आप वो अधिकार दे दिए। अब देखिए आप बोलिए कि ये जो राइट टू इक्वालिटी क्या सब पे लागू होता है, तो नहीं, ये राइट टू इक्वालिटी सब पे लागू नहीं होता कि सब समाज में इक्वल, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखेंगे ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अगर मान चलो कोई क्राइम कमिट किया आपके प्रेसिडेंट या गवर्नर, नहीं किसी का कत्ल कर दिया, तो उन पे आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता आर्टिकल 71 के अंदर, और क्या बोलते हैं गवर्नर के ऊपर भी डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता क्रिमिनल केसेस के मामले पे आर्टिकल 162 के अंदर, समझे। अगर जब वो लोग अपना पोस्ट से रिटायर होंगे, जब छोड़ेंगे, तब आप भले एक्शन ले सकते हैं, पर उससे पहले आप एक्शन नहीं ले सकते। जैसे मान चलिए अगर सिविल मामला है, समझे, तो उस समय आप फाइन दे सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर, पर जो क्रिमिनल केसेस है तो उस समय आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, जब आपको वेट करना होगा कि कब वो रिटायर्ड होंगे, उसके बाद आप उन पे एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया राइट टू, ये आर्टिकल 14, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या होता है ना, तो इसमें बात किया जाता है कि कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कौन भेदभाव नहीं करेगी, ना ही गवर्नमेंट कोई भेदभाव करेगी, ना ही पब्लिक भेदभाव करेगी। क्या चीज के बेसिस पे भेदभाव, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। तो कौन कौन से ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, भेदभाव, रिलीजन के बेसिस पे नहीं करेगी, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, समझे। कि अगर कोई प्लेस आप विजिट कर रहा है दो आदमी, तो रिलीजन हो गया ना कि यहाँ हिंदू विजिट कर सकता है, यहाँ मुस्लिम विजिट कर सकता है, तो वो ना ही कोई पब्लिक कर सकती है, ना ही कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसके पास, गवर्नमेंट के पास भी ये पावर नहीं है कि वो इस तरह का भेदभाव कर सकती है, समझे। कास्ट भी या जेंडर ही ले लीजिए कि ये काम फीमेल या मेल उस तरह होता है ना, ये जो पांचों है ना, इस आधार पे आप कभी भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे प्लेस ऑफ बर्थ हो गया कि अगर आप मान के लिए मुंबई में पैदा लिए हैं तो आपको ही ये अधिकार मिलेगा करने का, बाकी कोई इंडिया में रहता है और वो बिलोंग करता है झारखंड या बिहार से तो वो नहीं कर सकता, ऐसा आप नहीं कर सकते भेदभाव, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग लाते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि वही जो मैं आपको पास्ट में बताया कि जो पिछड़े वर्ग, जो कुछ लोग पीछे रह गए, समझे। जैसे मान चलिए फीमेल का ही केस में देखिएगा कि आपको पता है कि पास्ट में क्या फीमेल लोग के ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था, तो इसलिए ना आज के टाइम पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग अपनाते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब कुछ स्पेशल अधिकार दे देंगे फीमेल्स को कि वो क्या बोलते हैं मेल के कंपैरिजन में आ जाए, इक्वल में आ जाए, ठीक है। जैसे अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि आप देखे होंगे ना कि आर्मी में जनरली फीमेल लोग का भर्ती नहीं करते हैं, तो वहां क्यों नहीं करते हम लोग, तो उसके पीछे का रीजन है कि वहां हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का यूज करते हैं, नहीं कि आपको पता है कि यार फीमेल बायोलॉजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं होती, वैसा उन लोग का बॉडी ही होता है, समझे। इसलिए हम लोग वहां पे सिर्फ मेल लोग का रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के ही अंदर आपका आता है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। रिजर्वेशन मतलब क्या कि हम लोग रिजर्व करके रख देते हैं ना कि कोई एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें 100 सीट था, तो उसमें से हम लोग 10 सीट पहले से रिजर्व कर देते हैं कोई कम्युनिटी के लिए, वही हो गया यहाँ पर रिजर्वेशन। तो बहुत लोग होता है ना कि रिजर्वेशन को कुछ आदमी लोग फेवर करते हैं और कुछ आदमी फेवर नहीं करते हैं। अब देखिए जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है वो उसको फेवर करते हैं, और जो लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता वो लोग उसको फेवर नहीं करते हैं। पर मैं कहूंगा कि रिजर्वेशन भाई एक तरह से देखा जाए तो सही है, समझे। क्यों सही है, अब जो पास्ट में पिछड़े वर्ग वही रह गए थे उन लोग को बेनिफिट मिल रहा है कि वो आज हम लोग के लेवल में आ जाए, तो ये इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो ये रिजर्वेशन है ना, इसका बेनिफिट जनरली मिलता है, जनरली क्या यही तीनों को मिलता है, ओबीसी कम्युनिटी को मिलता है, एसटी को मिलता है, एससी को मिलता है, जनरल कम्युनिटी को नहीं मिलता है, ठीक है।
अब इसमें क्या आता है ना कि जो आपका ओबीसी है ना, अदर बैकवर्ड क्लास, तो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर का मतलब कि मान के चलिए, अब ऐसा थोड़ी है, जितने कम्युनिटी क्या बोलते हैं ओबीसी में लाई करते होंगे सबके सभी गरीब होंगे, समझे। अब जो को लोग इकोनॉमिकली अच्छे हैं, बेहतर है, अब उन लोगों को क्यों रिजर्वेशन का राइट मिले, समझे। तो इसलिए तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है कि अब जो लोग इकोनॉमिकली मतलब जिनके पास ठीक ठाक पैसा, उन लोगों को ना हम रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देते, उनको हटा देते हैं हम, ठीक है। और जो लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं ओबीसी में कम्युनिटी है, उन लोगों को बस दिया जाता है रिजर्वेशन का राइट। तो ये हो गया आपका क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब बहुत लोग बोलते हैं ना कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा हाँ रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन हटाना चाहते हो तो पहले समाज में आप डिफरेंसेस हटा दो। डिफरेंसेस मतलब जो आप कास्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना, कि कोई ये सुपीरियर है कोई इन्फीरियर है, आप यही हटा दो, समझे। ऑटोमेटिकली आपका रिजर्वेशन हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में कि आर्टिकल 14 क्या होता है। तो आर्टिकल 14 आपका बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर मान के चलिए सरकार कोई कंपनी खोल रहा है, समझे, जिसमें सरकार का ज्यादा स्टेक, मतलब सरकारी कोई कंपनी है, ठीक है। तो उसमें ना सबका अधिकार है कि वो उसमें काम कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, समझे। सरकार किसी को रोकेगा नहीं कि तुम ये कास्ट के हो तो तुमको मैं मतलब नहीं काम करने दूंगा, या तुम ये इस धर्म के आदमी हो तो तुमको हम काम नहीं करने देंगे। यार होता है सरकार लोगों को क्या होता है कि बहुत लोग सरकार लोग खेलती है ना कि धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स खेलती है, कि नहीं इस धर्म का हमको ज्यादा वोट मिला तो भाई यही लोग को हम रोजगार देंगे, बाकी लोग को नहीं देंगे। तो इस तरह भेदभाव नहीं कर सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। हाँ, अब लेकिन मान के चलिए प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में आप जाके ये नहीं डिमांड करिएगा कि भाई मेरा अधिकार है। अब प्राइवेट कंपनी का अलग नियम है, अब प्राइवेट कंपनी का जो ओनर का उसका मूड पे आप वो जिसको देना चाहिए वो दे जॉब, जिसको नहीं देना चाहिए नहीं दे जॉब। लेकिन हाँ सरकारी कंपनी है तो उसमें सरकार का मतलब ये ड्यूटी बनता है कि वो भेदभाव ना करे, समझे। लेकिन देखिए सरकार है ना इन सब के मामले में भेदभाव कर सकता है, चाहे वो कास्ट हो, जेंडर हो, या एरिया। कास्ट मतलब कि नहीं वो रिजर्वेशन का बेनिफिट दे सकता है कास्ट के बेसिस पे। जो लोग नहीं ज्यादा पिछड़े वर्ग के रह गए तो उनको नहीं उस लेवल में बराबरी में लाने का, तो उनको नहीं रिजर्वेशन का बेनिफिट दे सकता है उस वर्ग का। जैसे आप देखेंगे ना कि जेंडर में भी क्या फीमेल लोग को क्या बोलते हैं जॉब में ये बेनिफिट मिलता है रिजर्वेशन का, कि इस कंपनी में क्या बोलते हैं मिनिमम कम से कम 25% क्या होनी चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ना आपको कास्ट के बेसिस पे तो मिलता है क्या बोलते हैं बेनिफिट, लेकिन रिलीजन के बेसिस पे कभी नहीं मिलता, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और हाँ एरिया के बेसिस पे भी मिलता है, कि मान के चलिए कोई एरिया है वो पिछड़ा वर्ग, मतलब वो एरिया हमेशा पीछे ही रह गया, समझे। तो उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए ना वहाँ जनरली प्रेफर किया जाता है ना कि वहाँ के लोगों को पहले एम्प्लॉयमेंट मिले, कि वहाँ का एरिया का विकास हो, समझे। तो वहाँ भेदभाव कर सकते हैं। भेदभाव क्या मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, समझे कि नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में कि क्या होता है। तो ये आर्टिकल 17 है एबॉलिश करने का बात करता है अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, जो पहले बहुत भाई प्रचलन में था, बहुत चलता था, कि नहीं। तो ये पहले के टाइम में लोग छुआछूत का कौन मतलब क्यों फॉलो किया करते थे। तो जो अपर कास्ट के लोग थे ना वो लोअर कास्ट के लोगों को अपवित्र समझते थे, समझे। ऐसा उस समय का मेंटेलिटी था, समझे। तो इसलिए आज के टाइम में तो भाई आप ये करिएगा तो सोचिए कितना गलत है। मतलब एक तरह से आप देख रहे हैं कोई किसी को आप इंफीरियर दिखा रहे, किसी को इंफीरियर मतलब किसी को सुपीरियर दिखा रहे, किसी को इंफीरियर दिखा रहे, जो कि सही नहीं है। अगर आज के टाइम में अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो भाई आप बहुत गंदा फंसने वाले हैं। ये आज के टाइम में पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस है मतलब कि अगर आपको करते हुए सरकार देख लिया, कोई आदमी आपके बारे में कंप्लेन कर दिया कि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आपको सीधा जेल हो सकती है, समझे। अब देखिए, अब ये हर केस में लागू नहीं होता। मान चलिए कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, फैल रहा है, जैसे कोविड ही फैल रहा है, तो उस समय क्या था, हम लोग कोविड के टाइम में एक दूसरे से अलग रहने मतलब डिस्टेंस मेंटेन करने लगे थे। अब उस टाइम अगर कोई आदमी जाता कि जिसको कोविड था, बोलता है सर ये लोग मेरे से मतलब नहीं मेरे से दूर रह रहा है, तो उस टाइम भाई कॉमन बात है, पुलिस भी बोलता भाई तू मेरे से दूर ही रह, नहीं तो कोविड मेरे को फैल जाएगा, मैं भी ऊपर टपक सकता हूँ। तो कम्युनिकेबल डिजीज के केस में आप नहीं कह सकते, समझे। अब मान चलिए आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करें रेस कास्ट ये सब के बेसिस पे, तब तो भाई वो गलत है। अब कम्युनिकेबल डिजीज है तो भाई वहां सेंस भी बनता है कि अगर आप छूने जाइएगा तो आप भी आपका भी ऊपर का टिकट कट सकता है, ठीक है।
तो अनटचेबिलिटी को कभी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए रिलीजन की और ये क्या बोलते हैं कास्ट ये सब के बेसिस पे। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। और ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है आपका अनटचेबिलिटी, समझे। जितना भी आपका आर्टिकल है ना उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, पर एक ऐसा ये एक लौता आर्टिकल यही है जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, पूरे ही तरह से एबॉलिश्ड है, मतलब समझे। दूसरा आर्टिकल में आप कभी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, थोड़ा फॉलो नहीं कर सकते, कोई रीजन लगा सकती है गवर्नमेंट, पर इसको भाई इसमें कोई रीजन का सवाल ही नहीं उठता है, इसको आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो। ठीक है, खाली ये कम्युनिकेबल डिजीज वाला सिचुएशन सबको छोड़ के। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 का, कि आर्टिकल 18 है क्या। तो ये बात करते हैं एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब पास्ट जो याद है, पास्ट के टाइम में जब अंग्रेज लोग थे तो वो क्या सबको दे देते थे टाइटल, कि कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई सर हुआ करते थे। तो उससे क्या होता था ना कि कुछ लोग ये टाइटल लेने से सुपीरियर नजर आते तो कुछ इन्फीरियर नजर आते थे। और हम समाज में आज के टाइम में क्या लाना चाह रहे हैं, इक्वालिटी। तो ये सही नहीं होता अगर ये टाइटल आज के टाइम में रहता, इसलिए सरकार क्या की ना इस टाइटल सबको पूरा ही हटा दी। ठीक है, कि नया रहेगा कोई टाइटल और नया रहेगा कोई सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि भाई हम तुमसे ऊपर है तुम मेरे से नीचे हो, समझे। अब देखिए, अब जो आपका टाइटल होता है ना ये फॉरेन कंट्री भी आपको देता है। ठीक है, तो फॉरेन कंट्री अगर आपको पाकिस्तान या बांग्लादेश आपको कोई टाइटल दे दी तो आप ना वो इंडिया में नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपका जो नेशनल अवार्ड होता है, ठीक है, आप वो इंडिया में ले सकते हो, पर उसका सरनेम आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे अगर कोई आदमी है, या मैं ही हूँ पुरुषार्थ सिंह, मेरे को मिल गया भारत रत्न या पद्म विभूषण, तो हम इस तरह नहीं नाम अपना लिख सकते कि भारत रत्न पुरुषार्थ सिंह। तो भाई इसके लिए हमको पनिश भी किया जा सकता है, समझे, उल्टा अवार्ड छीना भी जा सकता है। ठीक है, अब हाँ लेकिन इसका एक्सेप्शन केस हो जाता है दो वो, कि ना आप टाइटल का यूज कर सकते हो एजुकेशन के फील्ड में और मिलिट्री के फील्ड में, मिलिट्री रैंकिंग के फील्ड में। एजुकेशन के फील्ड में मतलब कोई आदमी पीएचडी किया हुआ है तो आप वो देखेंगे, आप जनरली वो लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, इससे पता चलता है कि यार वो लोग हाईली क्वालिफाइड है। ठीक है, इससे कोई भेदभाव का सेंस नहीं उत्पन्न होता है। अब जैसे मिलिट्री रैंकिंग देखिएगा, कोई सूबेदार है या कोई मेजर लोग अपने नाम के आगे लगाता है, तो वो नहीं रैंकिंग, उसमें आपका क्वालिफिकेशन दिखा रहा है, उसमें कोई भेदभाव वाला सिस्टम नहीं उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, तो एक बार हम लोग शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं कि राइट टू इक्वालिटी में लोग क्या क्या पढ़े। पहले तो पढ़े स्टेट का डेफिनेशन, कि स्टेट क्या होता है, नहीं जो जिनके पास अधिकार होता है नियम कानून बनाना रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। फिर हम लोग बात किए थे जुडिशियल रिव्यू के बारे में, कि यार पार्लियामेंट के पास पावर है, वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नियम कानून बना सकती है, पर वो अपना पावर का गलत उपयोग भी कर सकती है। तो उस टाइम कौन इंटरवीन करेगा, खेला में कौन आएगा बीच में, आपका आ जाएगा जुडिशियरी, और वो अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 14 में हम लोग बात किए इक्वालिटी के बारे में, कि सबको इक्वल है समाज में। अब इक्वालिटी आप कैसे लाएंगे जब आप भेदभाव हटाएंगे, तो फिर इसमें हम लोग 5 ग्राउंड डिस्कस किए थे, कि इन पांचों ग्राउंड पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं सेक्स, रेस, कास्ट, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ का बात किए थे। फिर गवर्नमेंट जॉब का बात किया, कि गवर्नमेंट जॉब में सबका इक्वली अधिकार है, वो गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। सिटीजन लोग का बात किया जा रहा है, अब मान लो कोई फॉरेन आदमी आ जाए बोले मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अनटचेबिलिटी का बात किया, कि अनटचेबिलिटी पूरा ही कंप्लीटली एबॉलिश्ड है, छुआछूत आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, भाई बहुत गंदा हो सकता है आपके साथ। और अब फिर आखिरी बात की टाइटल के बारे में, कि अगर कोई भी टाइटल लेता है तो आप टाइटल आप नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, वो गलत है, उससे पता लगता है कि आप सुपीरियर अपने आप को समझ रहे हैं। पर हाँ आप एजुकेशन और क्या बोलते हैं मिलिट्री टाइटल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।